हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2। हम लोगों ने स्टार्ट करा था, अगर आप लोग थोड़ा सा पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो चैप्टर फर्स्ट का जो है वो हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट कर रखा है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं, अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से आप लोग आराम से देख सकते हैं प्रॉपर नोट्स के तहत। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टडीज जो क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का है वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है जो कि आपको समझकर चलना है, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट को नहीं समझेंगे तो फिर इन्वायरमेंट को नहीं समझ पाएंगे। मतलब एक बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट या मैनेज किया जाता है, उसके बाद उसके बिजनेस का क्या क्या इन्वायरमेंट होता है भाई। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग 5 चीजों के बारे में पढ़कर चलेंगे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है खास करके बिजनेस स्टडीज के लिए। तो आप लोग शानदार तरीके से देखिए, और आज चैप्टर फर्स्ट का जो है वो दूसरा पार्ट है, तो उसको भी देखकर जरूर चलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से चीजों को डिस्कस कर रखा है। उसके आगे देखते हैं, आज हम लोग को डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या डिस्कस करना है भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि कोई भी अगर बिजनेस को मैनेज करके चलना है, उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल कौन होता है भाई? रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजर। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजर, कि मैनेजर सारी मैनेजमेंट को देखकर चलता है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अचीव इट्स गोल बाय चांस। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी जो सक्सेस होती है ना, कोई हैंकर बहुत बड़ा कंपनी बन जाता है, वो कभी भी अपने सक्सेस को बाय चांस या तुक्का लगा के कभी नहीं होता। उसके पीछे उसका बहुत मेहनत, बहुत प्लानिंग, बहुत सारी चीजें रहती है, मतलब उसकी मैनेजमेंट ठीक रहती है। बट बाय चांस से नहीं होता है, बट बाय फॉलोइंग द डेलिब्रेट प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। कि प्रॉपर प्रोसेस से, जिस प्रोसेस का नाम मैनेजमेंट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर मैनेजमेंट सही से नहीं होगा तो वो क्या करेगा भाई? मैनेजमेंट अगर सही से नहीं तो लैक ऑफ टाइम हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आपको समय आप व्यर्थ कर रहे हो। ठीक है, आप मनी को आप एक तरीके से व्यर्थ कर रहे हो अगर आप मैनेज करके नहीं चल रहे हो, तो आपकी एफर्ट्स, जो आपका मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा। ये समझना है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल्स ड्यू टू द पुअर मैनेजमेंट। बहुत सारे बिजनेसेस इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उसमें मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होता है। तो मैनेजमेंट जो है वो कोई भी बिजनेस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है हमारे, अगर उसको उस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ लाइफ गिविंग एलिमेंट टू एवरी बिजनेस। मैनेजमेंट क्या है? एक लाइफ गिविंग, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई मैनेजमेंट, है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, जो बिजनेसेस होंगे वो डूब जाएंगे। क्लियर? विदाउट मैनेजमेंट द रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द रिसोर्सेस एंड सेल नेवर बिकम अ प्रोडक्शन। हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में? यही तो करते हैं कि हम लोग एक तरीके से रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं, है कि नहीं? तो रिसोर्सेस को अगर प्रोडक्शन तक ले जाना है उसके लिए, और प्रोडक्शन करने के बाद यहाँ पर नहीं थकना है, फिर प्रोडक्शन करने के बाद आप सेल्स कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब सारे बिजनेसेस करने के बाद एक तरीके से क्या होता है, मैनेज करके अगर बिजनेस करते हो तो आप अपने रिसोर्स को सही तरीके से प्रोडक्शन तक पहुंचा पाओगे। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आप अगर रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट सही तरीके से करके चलना पड़ेगा। दैट्स व्हाई बिजनेस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। इन बिजनेस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर? आगे आ जाते हैं भाई, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस आखिरकार कितने क्या करता है। आखिरकार अगर हम लोग मैनेजमेंट नहीं करके चलेंगे तो क्या क्या परेशानी झेलने को मिल सकता है। सबसे पहला है हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल। क्या होता है मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट एक बंदे से नहीं होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं ग्रुप में जो कि साथ में मिलकर कोई काम को करते हैं या कोई बिजनेस को कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है अचीविंग द ग्रुप गोल, कि ग्रुप के गोल को अचीव करने में मदद करता है। दूसरा, इंप्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? क्षमता को बढ़ाता है। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, मान लो कि पहले 5 घंटा में अगर 50 प्रोडक्ट बन रहा था, 50 प्रोडक्ट बन रहा था, अब क्या होगा, वही 5 घंटे में अगर मान लो कि अब 100 प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्षमता हमने क्या किया? अपना बढ़ा दिया।
इट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है भाई, एक डायनेमिक अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हर एक सिचुएशन से अपने आप को आगे बढ़कर ले जा सकता है। जैसे कोविड आ गया, तो अगर जो बिजनेस अच्छे तरीके से अपने मैनेजमेंट को नहीं अगर लेके चला होगा, वो डायनेमिक इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि भाई अब कोविड आया तो हमको डिजिटलाइजेशन करना है, तो हम लोग तुरंत डिजिटलाइजेशन कर दिया, तुरंत वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया, ठीक है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर मैनेजमेंट अच्छा करके चलते हैं तो वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है कि नहीं, और जब प्रॉफिटेबल होता है तो वो बिजनेस क्या करता है, जॉब्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है, तो जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करके चलता है, ठीक है। लास्ट क्या है, इन हेल्प्स इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हमने देखा था ना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो इंसान वहां पर काम कर रहा होता है वो एक तरीके से अपने आप को डेवलप महसूस करेगा, मतलब उसको ज्यादा फोकस करके चला जाएगा। उसको समझ में आया यहाँ पर बात। तो अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं भाई, क्या क्या करता है, अचीविंग ग्रुप गोल, इंप्रूव एफिशिएंसी, आपकी क्षमता को बढ़ाता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है हर एक सिचुएशन में, और हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और लास्टली की पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव 3 तरीके के, पर्सनल, सोशल, और एक और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 ऑब्जेक्टिव हमने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था। तो ये हमारे क्या है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आगे आओ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर कैसा होता है। अब अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट को हम लोग अगर नेचर वाइज देखें तो वो एज अ साइंस भी काम करता है, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ साइंस भी काम करता है, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ आर्ट भी, क्या, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि एक प्रोफेशन के जैसा भी काम करता है। मतलब मैनेजमेंट हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट में बोलेंगे एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है, एक प्रोफेशन भी है। साइंस क्यों है भाई, क्योंकि मैनेजमेंट में कोई भी काम अगर किया जाता है तो प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग साइंस में क्या करते हैं भाई, प्रॉपर रिसर्च वगैरह करते हैं, एनालिसिस वगैरह करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वो साइंस हो गया। मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी, कि भाई कौन से समय में कौन से तरकीब लगाएं ताकि हमारा बिजनेस और अच्छे से ग्रो करे। इसका मतलब क्या, मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी निकल के आता है। क्या निकल के आता है भाई, यहाँ पर क्रिएटिविटी निकल के आता है। तो क्रिएटिविटी भी एक रूप है भाई मैनेजमेंट का। रिसर्च वगैरह किस में करते हैं हम लोग, इसमें करके चलते हैं, साइंस में। और प्रोफेशन में हम लोग एज अ कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पास रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, हम लोग एक तरीके से काम करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में एज अ प्रोफेशन भी काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, वहां से पैसा कमा सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर बोला गया कि मैनेजमेंट हैज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैनेजमेंट क्या हुआ है, धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है। Along with a modern organization, it has to grow its a dynamic subject with the own special characteristics. हर एक बिजनेस को हर एक सिचुएशन से निकलना होता है और एक डायनेमिक फंक्शन को जनरेट करना होता है, और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक स्पेशल चीज होना चाहिए अगर उस बिजनेस को सही तरीके से ग्रो करना है। तो however the one question that needs to be addressed pertaining the nature of management, क्या होता है भाई, is a science, art या प्रोफेशन, ठीक है। किसमें हम लोग काउंट करके चलते हैं। तो हम लोग एक तरीके से मैनेजमेंट को आर्ट भी समझते हैं, प्रोफेशन भी है, और मैनेजमेंट को हम लोग एक तरीके से साइंस भी समझ के चलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई बोलेगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो 3 नेचर होता है मैनेजमेंट के, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। पहला पढ़ते हैं हम लोग मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट को हम लोग साइंस क्यों बोलते हैं, तो याद रखना कभी भी, क्योंकि केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस आएंगे भाई, तो आपको ध्यान में देकर चलना है। तो साइंस कैन बी डिफाइंड एज, मैनेजमेंट एज अ साइंस कैन बी डिफाइंड एज, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन द लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। ये सब क्या, फाइंडिंग फैक्ट्स मतलब क्या, प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस कर आप कोई भी डिसीजन को लेते हो। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है और एक सिस्टमैटिक बॉडी है। सिस्टमैटिक बॉडी की तरफ से मतलब सिस्टमैटिकली काम करता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी काम कर रहा है उठा फुटा के, है कि नहीं। तो अगर मेन फीचर्स देखा जाए साइंस का, तो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है भाई। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी मैनेजमेंट के बारे में अगर बताया जा रहा है वो प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू बताया जा रहा है, ठीक है। प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस हमने जैसे कि देखा, तो अभी आगे देखेंगे, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कितने तरीके के होते हैं भाई। हेनरी फियोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया है ना। तो हेनरी फियोल ने या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो दिया है वो कैसा प्रिंसिपल है भाई, वो कैसा प्रिंसिपल है,
वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से बहुत जगह जगह पर बिजनेसमैन से बात करके फिर वो फाइंड आउट किया कि भाई आप किस तरीके से मैनेज करते हैं बिजनेस को, जो कि आपका बिजनेस इतना सक्सेसफुल हुआ है। क्लियर? तो अगर कोई कहीं पर भी केस बेस्ड स्टडीज में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन और यूनिवर्सल वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब होता है वैसा जो कि होल जो बिजनेस है या होल वर्ल्ड का जो बिजनेस है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, होल वर्ल्ड के जो बिजनेसेस हैं उसको एक्सेप्ट करके चल रहा है। मतलब मैनेजमेंट हमारे यहाँ या फिर अमेरिका के यहाँ सेम होता पर थोड़ा बहुत अलग होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज जैसे कि हमारे देश में जिस तरीके से फिजिक्स पढ़ा जाता है उसी तरीके दूसरे देश में सेम उसी तरीके से हमारे देश में जिस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइज किया जाता है सेम दूसरे कंट्री में भी उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए हम लोग उसको आर्ट भी बोलते हैं। क्रिएटिविटी कितना ज्यादा है कितना नहीं है उसको देखकर चलता है। तो आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस में बस यही याद करना, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन और यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, मैनेजमेंट एज अ साइंस भी समझ में आ गया। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस में देखो क्या है, अगर बोला जाए मैनेजमेंट एज अ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट, अगर हमने बोला कि फीचर्स ऑफ साइंस या फीचर ऑफ साइंस विच इज आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, क्या होता है जो प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कि भाई मैनेजमेंट में भी क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि यहाँ भी प्रॉपर तरीके से एक बॉडी होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो पूरी चीजों को साथ में लेकर चलता है। पार्शियली कौन प्रेजेंट रहता है? थोड़ा बहुत प्रेजेंट जो रहता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट जो है थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहता है। अगर तीसरा चीज देखा जाए विच इज नॉट, जो प्रेजेंट नहीं रहता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई एक्सपेरिमेंट ना कर रहा हो, किसी दूसरे से कॉपी कर रहा हो, तो जरूरी नहीं है, तो ये पार्शियली प्रेजेंट नहीं होता है। ये दोनों जो है मैनेजमेंट एज अ साइंस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर? आगे बढ़ो भाई थोड़ा सा। मैनेजमेंट एज ए आर्ट, अब मैनेजमेंट एज ए आर्ट, आर्ट का मैंने बात क्या बोला? क्रिएटिविटी। आर्ट का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी। यू हैव टू बी अ क्रिएटिव इन नेचर, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ मैनेजमेंट एज आर्ट। तो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ स्किलफुल, स्किल भी होता है भाई, एंड अ पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जैसे कि मान लो कोई आर्टिस्ट है, क्या कर रहा है? आर्टिस्ट है। अब आर्टिस्ट मान लो कि पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, तो पेंटिंग बनाने में उसको क्या चाहिए भाई? उसको उसका स्किल जरूरत है भाई, स्किल, और उसका जो पर्सनल नॉलेज है वो जरूरी है। अगर उसको स्किल और पर्सनल नॉलेज नहीं होगा तो क्या वो पेंटिंग अच्छा बना पाएगा? बिल्कुल। सेम उसी तरीके से कोई भी अगर बंदा मैनेजमेंट का पार्ट है तो ठीक है, तो उसके अंदर स्किल होना चाहिए और एक पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर्सनल नॉलेज होना चाहिए, जिसके तर्ज पर वो कोई भी काम को क्रिएटिव तरीके से कर सकता है। क्लियर? that's why it is creative way to achieve the desired result। ये क्रिएटिव तरीका है जिसके तहत जो है वो कोई भी कंपनी जो है वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पहले से ही थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है भी कैसे कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना होता है, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस इन क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस करते जाइए क्रिएटिविटी, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाइए, अलग अलग दिमाग लगाते चलिए, उससे क्या होगा? आप एक तरीके से सही क्रिएटिव एक मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी लेकर आएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, यहाँ देखो भाई आराम से आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैनेजमेंट का इस्तेमाल हम लोग पैसे कमाने के लिए भी करते हैं भाई, है कि नहीं? जिसका एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और बॉडी होता है, ट्रेनिंग होता है। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑक्यूपेशन बैक्ड, क्या ऑक्यूपेशन बैक्ड होता है? बाय अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग एंड विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, जिसका एंट्री क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है मैनेजमेंट में। जैसे मान लो कि मैनेजमेंट में वैसे भी बंदे रहते हैं ना जो स्पेशलिस्ट रहते हैं। जैसे मैनेजमेंट में मान लो कि एक लॉयर है, ठीक है, उस कंपनी का कोई लॉयर है, उस कंपनी का क्या है भाई? कोई लॉयर है, तो उस कंपनी का लॉयर है, मतलब कोई लॉयर किसके अंदर आएगा? एक प्रोफेशन के अंदर काम कर रहा है, मैनेजमेंट का पार्ट है भाई। अगर कुछ भी मैनेजमेंट में कानून का व्यवस्था बनाना हो तो वो लॉयर काम करेगा। तो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग होता है और उसका एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। वेल डिफाइंड बॉडी, जैसे लॉयर है तो उसको भाई प्रॉपर तरीके से अपने लॉ की डिग्री और करनी पड़ेगी, ठीक है। द एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू द एग्जामिनेशन। यहाँ पर कोई भी अगर आएगा तो वो प्रॉपर एग्जामिनेशन के थ्रू ही
वो लॉयर बन के आएगा, प्रोफेशन बन के आएगा, फिर वो मैनेजमेंट का पार्ट बन सकता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे डॉक्टर्स हैव अ ग्रेड देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है। लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, वही लॉयर जो है मैनेजमेंट का पार्ट बन सकता है। क्लियर? फॉर एवरी प्रोफेशन देयर इज सेट ऑफ अ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होता है एथिकल, कि आपको ऐसे ऐसे काम करने, ऐसे ऐसे काम करने, इससे बाहर आप ऐसे इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा आप काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो लाइसेंस है, जो लॉयर की लाइसेंस है, वो रद्द हो सकता है, आपकी डॉक्टर की लाइसेंस है वो रद्द हो सकता है। तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन भी देखा जा सकता है। कोई बंदा अगर बिजनेस कर रहा है और उसके अंदर अगर कोई लॉयर काम कर रहा है, ठीक है, तो लॉयर भी एक प्रोफेशन के रूप में मैनेजमेंट के अंदर काम करके चल रहा है। ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आई होप सो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन भी क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लो नोट से भाई। ठीक है, आगे देखते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहां समझ में आ गया मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन के रूप में कैसे देखते हैं, साइंस के रूप में, आर्ट के रूप में। अब आते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ भी 3 तरीके का लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है भाई। सबसे ऊपर जो होता है वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। क्या होता है भाई? टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। बीच में जो मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और जो मिडिल लेवल बोलते हैं, ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और जो नीचे होता है हम लोग उसको बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं या फिर सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, और मिडिल लेवल और टॉप लेवल, तो ये 3 लेवल होते हैं कोई भी कंपनी में अगर मैनेजमेंट करते हैं तो। एक जो ऊपर प्रॉपर तरीके से सब चीज करके चल रहा है, नीचे जो मिडिल मैनेजमेंट एक्चुअल में जो डिसीजन मेक करता है वो टॉप लेवल, कि कैसे करना है, क्या करना है। मिडिल लेवल को बोला जाता है कि भाई आपको ये काम करना है, अब आपने अपने हिसाब से प्लानिंग करिए। वो जो एक्चुअल में काम करता है वो कौन करता है? ये बनाता है, ये करता कौन है? ये करता नहीं, मतलब ये लागू करने का काम करता है प्रॉपर, और ये एक्चुअल में जो काम करता है वो लोअर लेवल करता है। तो मैनेजमेंट डज नॉट रिफर्स टू अ सिंगल इंडिविजुअल्स, बट इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन। मैनेजमेंट को एक बंदे से नहीं बनता है, मैनेजमेंट के लिए पूरा एक ग्रुप चाहिए, वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल, हु आर बाउंड टुगेदर इन एन हियरार्की ऑफ रिलेशन। एक हियरार्की ऑफ रिलेशन में बाउंडेड रहता है, जो कि साथ में मिलकर काम करते हैं, ताकि एक डिजायर्ड रिजल्ट क्या हो सके, कंपनी जो है वो क्या एक डिजायर्ड रिजल्ट या जो गोल है उसको अचीव कर पाए। क्या कर पाए? डिजायर्ड रिजल्ट या गोल को क्या कर पाए भाई? अचीव कर पाए। ठीक है, ये बात समझना, डिजायर्ड गोल और रिजल्ट को अचीव कर पाए, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो 3 मेन लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जो कि समझ के चलना है। एक एक करके पढ़ते हैं भाई कि टॉप लेवल में कौन कौन से आते हैं, मिडिल लेवल में कौन कौन से आते हैं और लोअर लेवल में कौन कौन से आते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर टॉप लेवल में कौन कौन है भाई। तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट देखा जाए, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो है दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। सीनियर जो मोस्ट बंदे रहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो किस में आते हैं? टॉप लेवल में आते हैं। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी वगैरह जिसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना एमडी है भाई कंपनी का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ। ठीक है, याद रखना। ठीक है, द मैनेजमेंट वर्किंग इन दिस लेवल इज हैव अ मैक्सिमम अथॉरिटी, और इनके पास क्या रहता है भाई? अथॉरिटी मैक्सिमम रहता है। डिसीजन जो है वो हायर लेवल पर लिया जा सकता है, और इनका डिसीजन जो है वो लोअर लेवल मतलब मिडिल लेवल मानेगा। ठीक है, मेन फंक्शंस क्या होते हैं समझ में आ गया, ये सब की भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, बंदे होते हैं। अब मेन फंक्शन क्या है? टू इंटीग्रेट द डाइवर्स एलिमेंट। क्या करते हैं? डाइवर्स एलिमेंट को साथ में लेकर चलते हैं, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज को साथ में लेकर चलते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट को इन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, कि ये डाइवर्स एलिमेंट को साथ में लेके और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, जो दूसरा मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट है उन दोनों को। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर जो बिजनेस है वो या रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितने अच्छे भला काम कौन कौन से कर रहे हैं भाई, वेलफेयर किस तरीके से सोसाइटी में किया जा रहा है, या एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे पूरे कंपटीशन में प्रॉपर तरीके से बना रहे, उसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है? एक तरीके से टॉप लेवल के। क्लियर? यहाँ पर एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस
कि इन्वायरमेंट को क्या हम लोग कब किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इन्वायरमेंट कैसा रख सकते हैं, वो सब सारी चीजों को एक तरीके से एनालाइज करने का काम कौन करता है, टॉप लेवल करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेसेस फॉर द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, जो भी सोसाइटी में आपके बिजनेस की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक तरीके से टॉप लेवल। जितना ज्यादा जॉब क्रिएट हो रहा है, कितने ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप सोसाइटी का भला कर रहे हैं, वो सब सारा एक तरीके से कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, याद रखना। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कौन फिक्स करता है भाई, कि हमें कितना, मान लो कि अगर कोई कंपनी है उसने ऑब्जेक्टिव फिक्स करा कि भाई हम लोगों को हर साल इस साल से 10% सेल्स को बढ़ाना है, इसका मतलब इसने ऑब्जेक्टिव क्या रखा है, या फिर ऑब्जेक्टिव ये रखा है कि 10 साल में हम अपनी कंपनी को 100 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव रखा गया। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल। कौन करता है भाई, टॉप लेवल करता है। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आपको टेलीग्राम पर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब क्या आते हैं मिडिल लेवल। अब आते हैं हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। व्हाट डू मीन बाय द मिडिल लेवल? मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्चुअल में काम करता है, एक्चुअल में पूरी मैनेजमेंट को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देखो ऊपर हो गया टॉप लेवल, नीचे हो गया मिडिल लेवल, और नीचे हो गया मतलब उसके नीचे मिडिल लेवल, और सबसे नीचे क्या हो गया, लोअर लेवल। तो ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक तरीके से क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, this level act as a link between the top level and supervisory। सुपरवाइजरी लेवल किसको बोलते हैं हम लोग, लोअर लेवल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरवाइजरी, सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, जो कि सारी चीजों के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे कि एचआर हो गया, एचआर का डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स टीम का डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट टीम का डिपार्टमेंट हो गया। उसी तरीके से देखो परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर जो है, फाइनेंशियल जो हेड है, मार्केटिंग मैनेजर्स है, मतलब जितने मैनेजर्स हैं, पीपल ऑफ दिस ग्रुप रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिंग द प्लान। प्लान बनाता कौन है, टॉप, और उस प्लान को एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है, कैसे काम करना भाई, एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट कौन करता है भाई, एग्जीक्यूट कौन करता है, मिडिल लेवल। ठीक है, याद रखना इसको। दे आर द सबऑर्डिनेट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द सुपीरियर ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये सुपीरियर होते हैं जो कि पूरे काम को चलते हैं। कैरी आउट द प्लान फॉर्म्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ जो भी काम या जो भी प्लान बनाया उसको आगे बढ़ाने का काम। इंटरप्रेट करना पॉलिसीज जो कि फ्रेम किया गया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई यहाँ कैंपस के अंदर कोई सिगरेट नहीं पिएगा, इसका मतलब क्या है कि वो एक पॉलिसी बनाया गया और उस पॉलिसी को रेगुलेट काम पूरा लागू करने का काम किस पास, मिडिल लेवल के पास। ठीक है, इंश्योरिंग दैट द डिपार्टमेंट हैज अ नेसेसरी पर्सोनल्स, डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर जितने भी लोगों की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, वो सब सारे परफेक्टली अवेलेबल होना चाहिए। वो काम कौन करेगा, एक तरीके से मिडिल लेवल। असाइनिंग द नेसेसरी ड्यूटीज रिस्पांसिबिलिटीज टू द एम्प्लॉयज, कौन से एम्प्लॉयज क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उनको प्रॉपर मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को। ठीक है, टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, मोटिवेट एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना ताकि डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव आ सके। ठीक है, कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शन, सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करके चलना ताकि हमारा बिजनेस जो है वो एक गोल को या ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज फॉर द फर्स्ट लाइन मैनेजर, और रिस्पॉन्सिबल रहता है जितने भी पहला जो कदम होता है कोई भी काम करने का या करवाने का, वो कौन देखता है, कैरी आउट करता है, मिडिल लेवल। ठीक है, तो ये सब मिडिल लेवल है, इतना लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो आपको 2-3 फंक्शंस तो याद ही रखने हैं जो कि आपको समझ के चलना है। अब आते हैं सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल जो कि लोअर लेवल होता है। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ द सुपरवाइजर जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, फोरमैन भी बोलते हैं जो काम करवाते हैं, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी द ऑन द वर्क एंड परफॉर्म द एक्टिविटीज। कि जो भी प्लान टॉप लेवल और मिडिल लेवल के द्वारा बनाया गया उसको एक्चुअली जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इन लोगों के द्वारा। मेंटेनिंग द गुड वर्किंग कंडीशन, डेवलपिंग द हेल्दी रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर, देखो यहाँ पर सुपीरियर है, ठीक है, इसको बोलेंगे सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में प्रॉपर तरीके से रिलेशन एस्टैब्लिश करना। लुकिंग एट द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, की वर्कर्स सेफ्टी तरीके से काम करें। ठीक है, दे ट्राई टू मेंटेन द प्रोसेस
प्रोसेस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी कैसे मेंटेन हो और जो फ्लो है आउटपुट का वो बना रहे। सेफ्टी स्टैंडर्ड देखिएगा भाई, लॉयल्टी टू द वर्कर्स डिपेंड अपॉन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड द लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन करके चलना है, कंट्रोल कैसे करके चलना है, मतलब वर्कर्स हो गया या उनसे जो काम करवाने वाले जो छोटे छोटे सुपरिटेंडेंट होते हैं, ठीक है, फोरमैन होते हैं जो काम कराते हैं एक्चुअल वर्कर्स से, वो सब सारे किस में आते हैं, सुपरवाइजरी लेवल या फिर लोअर ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल लेवल पर। ठीक है, जो कि समझ के चलना है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लोअर लेवल में ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने मैनेजमेंट को दो पार्ट में देखा है अभी तक। पार्ट 1 में हम लोगों ने सबसे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा में हम लोगों ने नेचर और इम्पोर्टेंस पढ़ा, है ना, नेचर इम्पोर्टेंस पढ़ा और लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और एक मैंने बताया था सोशल ऑब्जेक्टिव, और एक बताइए भाई तीसरा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, और बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट पार्ट में होगा। ठीक है, तो आप समझ के चलिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।